नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार मुकेश साहनी जो कल महागठबंधन की बैठक में अनुपस्थित होकर दिल्ली पहुंच गए थे, वहां उपस्थित नहीं थे, दिल्ली में उपस्थित थे और इस दरमियान हमारी उनसे बात भी हुई, हमने पॉडकास्ट भी की। हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं हमने उनसे क्या क्या बात की। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि वो क्या अब महागठबंधन में बने रहेंगे, जिसकी चर्चा कल दिन भर होती रही, और उनकी तेजस्वी यादव से क्या बात हुई। मुकेश साहनी क्यों महागठबंधन की बैठक से अनुपस्थित रहे, दिल्ली में रहे और उसकी चर्चा खूब हुई। और जब मुकेश साहनी से पूछा गया तो उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि मुकेश साहनी और तेजस्वी यादव के बीच में क्या सब कुछ ठीक है, क्या बात हुई दोनों के बीच, और अब आगे मुकेश साहनी क्या करने जा रहे हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और दरअसल आपको बता दें कि मुकेश साहनी कल की मीटिंग में एब्सेंट तो थे ही, उनकी चर्चा भी नहीं हुई, उनकी पार्टी की भी बात नहीं हुई। तो क्या सब कुछ ठीक नहीं है तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी के बीच में? और दरअसल दोनों के बीच में बात क्या हुई और आगे की कार्रवाई मुकेश साहनी करने क्या जा रहे हैं, इस पर हम विस्तृत चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं। पर हम अपने पॉडकास्ट का कुछ अंश दिखा रहे हैं, जो सवाल हमने उनसे पूछा था कि आखिरकार आप कितने पे मानेंगे, क्या लिमिटेशन है आपका, महागठबंधन में किस स्थिति में रहेंगे, क्या कुछ उन्होंने जवाब दिया है। पहले आप सुन लीजिए और उसके बाद बताएंगे कि उनके और तेजस्वी यादव के बीच में बात क्या हुई, मुकेश साहनी क्या करने वाले हैं, ये सारी बात हम आपको बताने जा रहे हैं। आरजेडी के नेता भी आपको लेकर के कहते हैं कि हमारे साथ बने रहेंगे तब ना। तेजस्वी जी ये फिर से करेंगे कि हमारे गठबंधन में कोई दल बाहर जाए, ऐसा कभी नहीं सोच सकते। तो क्या आपको फिर लग रहा है फिर से पीठ में खंजर भोंका जा सकता है? देखिए ये बात तो कह रहे हैं ना कि यूजफुल है। हाँ। पिछली बार हम सत्ता सरकार गठबंधन से बाहर हुए तो सरकार नहीं बना तेजस्वी जी का, लेकिन इस बार जब हम गठबंधन में तो उनको भी ये बात पता है कि मुकेश सहनी इस सब चीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आज आपकी मांग 60 सीट है और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी की भी मांग 60 से कितना कम आ सकते हैं? आज ये मेरे आने से पहले ये वोट जो था, पहले तो लालू जी के साथ था, लालू जी से घसकने के कारण नीतीश जी बीजेपी के पास आए, इसलिए लालू जी की सरकार नहीं बना। और जब इनके पास था तो 2014 से लेकर लगातार उनके पास वोट रहा। अब इस बार ऐसा होगा कि वहां से वोट बीजेपी की इधर शिफ्ट करेगा, तो अगर 14% वहां से निकलेगा तो उनके लिए 28% का नुकसान होगा, क्योंकि वो वोट महागठबंधन में जुड़ना है। तो सबको पता है कि एक दूसरे को जरूरी है। कोई पार्टी बिहार में, चाहे वो कांग्रेस हो या आरजेडी हो या वीआईपी हो या बीजेपी हो या जेडीयू हो, अकेले अपने दम पे सरकार नहीं बना रहे। अकेले अपने दम पे कोई सरकार नहीं बना पाएगी और हम हकमारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो दरअसल करने वाले हैं क्या मुकेश साहनी, ये हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ सीजन जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, जो आपके साथ बात करेंगे, बताएंगे तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी के बीच की केमिस्ट्री क्या है, और 2020 में ठीक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान कैसे मुकेश साहनी बाहर निकले थे, पर अब की स्थिति तब से कैसे अलग है, और अब क्या मुकेश साहनी को तेजस्वी यादव मना लिए हैं, उनके साथ बने रहेंगे, क्या क्या संभावना है, क्या दरअसल बात हुई है, वो भी हम आपको बताएंगे। शिवपूजन झा जी, आपका स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ श्याम किशोर चौबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शिवपूजन जी, सीधा सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि कल मुकेश साहनी पटना में नहीं थे, दिल्ली में थे, और कल महागठबंधन की बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक थी, और इस सबके बीच में एक उनके एक्स प्लेटफॉर्म पर एक बात सामने आती है, 60 सीट तो चाहिए, उससे कम पे बात बनेगी नहीं। तो क्या समझा जाए, ये दबाव था या अंदर खाने सब कुछ ठीक है, मुकेश साहनी कोई जरूरी काम से आए थे दिल्ली? देखिए, थोड़ी देर पहले मुकेश सहनी के काफी करीबी माने जाते हैं। अभी हाल में ही सीनियर पुलिस अधिकारी रहे हैं नूरुल हुडा साहब से हमारी बातचीत हो रही थी। उनका कहना है कि एक तयशुदा कार्यक्रम था, उसी के तहत जो है मुकेश सहनी दिल्ली गए हैं, लेकिन बात की वहीं तक नहीं रहती।
आपको याद होगा कि हाल के दिनों में भाजपा की तरफ से हमने कभी भी नहीं सुना कि मुकेश सहनी को टारगेट करते हुए कोई बयानबाजी हो, बल्कि जो तमाम प्रवक्ता हैं उनको रोक दिया गया है। यानी कि बीजेपी अभी वो दांव खेल सकती है। मुकेश सहनी को भी ये एहसास है कि ये अभी एक्सेप्टेबल हो सकते हैं दोनों के दोनों खेमे में। अब देखिए क्या ये फेंस सिटर की भूमिका में है। अभी फिलहाल मुकेश सहनी इस पार भी जा सकते हैं, उस पार भी जा सकते हैं। आपने पिछले विधानसभा के दौरान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और उस मुकेश सहनी कैसे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मौर्य होटल से निकल कर गए थे, मैं उस बात का चश्मदीद हूं क्योंकि मैं रिपोर्टिंग के दौरान वहां पर मौजूद था। और उसके बाद फिर भाजपा ने उनको एकोमोडेट किया था, 11 सीटें दी थी, 4 जीत करके भी आए थे। और फिर हमने देखा था कि क्या पोस्चरिंग हुआ था मुकेश सहनी का। ये निषाद का नेता बनना चाह रहे थे पूरे भारत में। इनको लग रहा था कि निषाद वोट सारा इन्हीं की तरफ वो जो है झुक जाएगा, लामबंद होगा। इसीलिए ये योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कैंपेन करने के लिए उत्तर प्रदेश चले गए थे। बात वहां से ऐसी बिगड़ी कि हमने देखा कि इनके पार्टी के जो 3 विधायक थे वो पार्टी छोड़ करके चले आए। हालांकि ये बात लगभग सब लोगों को पता है कि जो 11 सीटें भाजपा ने इनको दी थी उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट तो भाजपा के ही थे, सिर्फ सिंबल था मुकेश सहनी का। तो मुकेश सहनी कितना आखिर वो वोट गार्नर कर सकते हैं ये भाजपा को भी पता है और ये तेजस्वी यादव को भी पता है। लेकिन हाल के दिनों में हमने देखा है कि तेजस्वी यादव के साथ इनकी नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। तभी हेलीकॉप्टर से वैसी तस्वीरें वायरल होती हैं कि साथ में मछली खा रहे हैं, संतरा कभी छील रहे हैं, ये चीजें लगातार तमाम कार्यक्रमों में मुकेश सहनी इनके साथ रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी बताते हैं कि हेलीकॉप्टर का जो खर्चा तमाम आया था मुकेश सहनी ही बेयर कर रहे थे। इसमें तेजस्वी यादव और ये साथ कैंपेनिंग कर रहे थे लोकसभा चुनाव के दौरान। अब क्या है कि ये ओवर एम्बिशियस हो चुके हैं मुकेश सहनी। कल्पना कीजिए कि 60 की मांग है, इनकी उप मुख्यमंत्री की मांग है, तो आखिर कौन सा जो गठबंधन है वो इनको एकोमोडेट कर पाएगा। या तो चिराग पासवान जिनका कि स्ट्राइक रेट बेहतर है, उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है, वो उम्मीद नहीं है कि 40 सीटें मिलेंगी, 40 की कोशिश कर रहे हैं वो। मुकेश सहनी को 60 आखिर कैसे देगा। फिर लेफ्ट पार्टी का क्या होगा, जो लेफ्ट पार्टी का स्ट्राइक रेट काफी बढ़िया था। लेकिन मुकेश सहनी यहाँ पर आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे एक तरीके से आप देखिए कि आपके ही पॉडकास्ट को मैं बहुत गौर से सुन रहा था, वो क्या कह रहे हैं कि तकरीबन 28% का नुकसान हो जाएगा भाजपा को। तो क्या वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा को कि अगर हम छिटक गए तो 14% तो आपके पाले से जो छिटकेगा वो सीधे महागठबंधन में चला जाएगा, तो आपको 14% का लॉस और 14% महागठबंधन को उसका नफा, यानी कि आपको 28% का लॉस। तो इतना सिंपल जो है ये कैलकुलेशन नहीं होता है। मुकेश सहनी जाहिर तौर पर देखिए ये बात सही है, यहाँ पर किसी भी पार्टी की अभी फिलहाल ऐसी हैसियत नहीं है कि अकेले अपने दम पर सरकार बना सके। इसीलिए मतलब नीतीश कुमार को एक तरीके से भाजपा ढो ही रही है। फटीग फैक्टर इतना डेवलप कर गया, एंटी इनकम्बेंसी इतना डेवलप कर गया, लेकिन नीतीश कुमार को अपने पाले में भाजपा बना करके रखना चाहती है। भाजपा के लिए थोड़ा सा विन विन सिचुएशन हो सकता है अगर मुकेश सहनी उनके पाले में। लेकिन मुझे लगता है कि ये 60 सीटों का जो इनके दिमाग में फितूर चढ़ा हुआ है और उप मुख्यमंत्री का, ये मतलब फार फेच्ड है। ये दोनों ही किसी खेमे में ये संभव बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, आप जो कह रहे हैं श्री पूजन झा जी, अब बहुत हद तक मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन कल मेरी बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई है उनसे, और एक चीज मैं आपको बता सकता हूं, और शायद आपको इस बात की जानकारी भी हो कि ये 60 फिगर तो अपने सपोर्टर्स हैं उनको भी साथ रखने के लिए बोला जाता है, और साथ ही साथ एक दबाव बनाए रखने के लिए भी बोला जाता है। पर वो उनकी बातों से जो मुझे समझ में आया कि एक तो हम रिजर्वेशन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, तो महागठबंधन रिजर्वेशन कैसे दे पाएगा, वो शेड्यूल कास्ट में निषाद को इंक्लूड कैसे करेगा, ये तभी संभव है जब तक केंद्र सरकार नहीं चाहेगी, ये संभव नहीं है। दूसरी बड़ी बात जो मुझे समझ में आया कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो उनको डिप्टी सीएम का पद चाहिए प्राथमिकता में, उसके बाद यही आता है। जहां तक सीट का सवाल है तो आपने बहुत ही सही कहा कि सीट 60 की गुंजाइश कहां बनती है। अगर मुकेश सहनी 60 पे लड़ेंगे तो और लोग क्या करेंगे, पर इसका भी जवाब मुकेश सहनी एक बड़े अलग तरीके से देते हैं, और वो बात में दम भी है। और मैं चाहता हूं अगर दम नहीं है तो हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, हमारे संवाददाता भी हैं, और श्याम किशोर चौबे जी भी हैं, लेकिन डॉक्टर संजय मैं आना चाहूंगा। मुकेश सहनी कहते हैं कि अरे भाई मुझे कांग्रेस से कम सीट क्यों मिले, एनडीए में थे तो वो कहते थे चिराग से कम सीट। मुझे डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन मैं उनकी मन की बात समझ रहा हूं कि भाई आप किसी और दल को 50-55 देने की बात करते हो,
तो उनसे मेरा मत प्रतिशत कम तो नहीं है बिहार में। ठीक है, वो नेशनल पार्टी है, तो नेशनल पार्टी है तो मुझे आप 12-15 दोगे और उनको 50-55 दोगे, क्या लॉजिक है? आप मुझे कम क्यों दोगे? और ये बात उनके दिलो दिमाग में है। जैसे वो एनडीए में उनके लिए बात हो रही थी, बीजेपी से बात हो रही थी, और बीजेपी बड़े लंबे समय से मुकेश सहनी को रोप इन करने का प्रयास कर रही थी, लोकसभा चुनाव से पहले की बात कर रहा हूं। तो उनका एक ही सवाल बार बार आता कि चिराग 5 पे लड़ेंगे तो हम क्यों 3 पे लड़ेंगे? चिराग से मेरा मत प्रतिशत ज्यादा है। डॉक्टर संजय, सवाल यही उठता है, चिराग से मत प्रतिशत ज्यादा है तो कम से कम चिराग के बराबर तो मिलना चाहिए, वो किसी में भी रहे। तो क्या चिराग जो 25 पा रहे हैं, 30 पा रहे हैं, आपको लगता है महागठबंधन 25-30 भी दे देगी? या अगर वो एनडीए में आते हैं तो 25-30 की संभावना वहां भी? कहीं इनको 25-30 नहीं मिलने जा रहा है। और ये खबर 4-5 दिनों से सुर्खियों में है कि क्या मुकेश सहनी का ये एग्जिट प्लान है कि 60 सीट और मंच से खुद को अपने को डिप्टी सीएम घोषणा करना, क्या एग्जिट प्लान का हिस्सा है या प्रेशर पॉलिटिक्स? तो प्रेशर पॉलिटिक्स तो अब राजनीति में पार्टियां समझती हैं, और खास करके गठबंधन में भी लोग समझते हैं कि इनकी ताकत क्या है। रह गई बात कि मुकेश सहनी जी जो कई जातियों को क्लब करके भी अगर बताते हैं, सहनी, बिंद, मलाह, निषाद, नुनिया, ये कई जातियों को क्लब करके भी बताते हैं, तो जो ईबीसी का जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे है बिहार का, उस 36% में ये लोग 6-7% आते हैं। अब ये अगर 6-7% की हिस्सेदारी या भागीदारी है, ये कई जातियों का, उपजातियों का, ये सबको क्लब करके कहते हैं कि वो सबके हम ही ठेकेदार हैं, मतलब हमारे अनुसार ही वो वोटिंग पैटर्न उनका होगा, वो वोट करेंगे। मुकेश सहनी का आधार अगर ये है तब तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है। फिर भी ये अब 14% कैसे बोलते हैं, ये इसका आधार भी मुझे समझ में नहीं आती है कि 14% ये कहाँ हो जाते हैं। रह गई बात, करीब करीब दिल्ली के नेताओं में, बड़े नेताओं से इनकी बात हुई है, और कल भी ये कह रहे थे, कई बड़े बड़े चैनलों में इनका इंटरव्यू लिया जा रहा है कि 42% वोट जिस पार्टी को, गठबंधन को आ जाएगा वो जीत जाएंगे, और 14% तो मेरा ही है, बस हम उनके साथ जुड़ गए और उनकी जीत सुनिश्चित। नीतीश कुमार मेरे अभिभावक हैं, मोदी जी को तो भगवान ही कहते हैं, वो तो भगवान, बस हमारे आरक्षण को लेकर के वो बोल दें कि हाँ, निषाद समाज को ईबीसी से निकाल करके हम शेड्यूल कास्ट में डाल देंगे, बात वहीं पर खत्म। तो मुकेश सहनी जी कभी कभी जब लंबा लंबा कुछ ऐसी बात करने लगते हैं लोग, तो गठबंधन के लोग समझते हैं, लेकिन इनका कहीं और है, बात कहीं और चल रही है। कल गठबंधन की बिहार में बैठक थी, दिल्ली में थे, सवाल पूछा भी गया, तो इन्होंने कहा कि हाँ हाँ जरूरी काम था। जरूरी काम इन्होंने बताया कि भाई चुनाव मुझे लड़नी है, और कुछ लोगों को चुनाव की सामग्री के लिए मुझे एडवांस करनी है, बात करनी थी, इसलिए मुझे आनी। जब 60 सीटों पर आपको चुनाव लड़नी है, डिप्टी सीएम बनना है, तो चुनाव सामग्री का एडवांस देने के लिए आप दिल्ली में हैं। ये बातें अब निकल करके आ गई है कि कई नेताओं के साथ मुलाकात, बात इनकी चल रही है। खबरें तो यहाँ तक एक पत्रकार का ही चल रहा था, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, वो कह रहे थे कि कुछ मीडिएशन में भी एक पत्रकार लगे हुए हैं जो एनडीए के नेताओं के साथ इनको मिलवा रहे हैं, बात चल रही है। तो हो सकता है कि एक कमेटी वगैरह बनाने की बात वो बोल रहे थे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, कि एक कमेटी बनाई जा सकती है, आंतरिक कमेटी, कि क्या निषाद समाज को शेड्यूल कास्ट में रखा जा सकता है कि नहीं। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट की बात कर रहे थे कि संसद का सत्र चल रहा है, कहीं रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को रख करके कुछ उसमें गुंजाइश तो नहीं बनाई जा सकती है। कई तरह का वो बता रहे थे, प्रेडिक्ट कर रहे थे, लेकिन इशारा उनका था कि एनडीए के नेताओं के साथ इनकी बात चल रही है और वहां पर कुछ संभावना उस तरफ बढ़ सकती है। जहां तक सीटों की बात है, आज भी मैं सवेरे कई जगह में था, तो पूछा गया कि भाई आखिर तेजस्वी जी कम से कम कितनी सीटों पर लड़ सकते हैं, तो हुआ कि आरजेडी कम से कम तो 134 सीट से कम और क्या लड़ेगी। अगर पिछली बार 144 लड़ी थी तो 134 पर जाएगी,
और उसका कॉम्बिनेशन भी बताया गया कि अगर वाम दलों को ये 35 देते हैं, कांग्रेस को अगर 50 देते हैं, पारस जी को देते हैं, पान पार्टी को देते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा को देते हैं, और अगर मुकेश सहनी उस गठबंधन के हिस्सा होते भी, मान लिया जाए कि ये सारे कयास, सारे बकवास, तो फिर इनके हिस्से में जो सीटें आ गई, ये तो सीधा अंक गणित है, कोई बहुत लंबा चौड़ा गणित तो है नहीं कि सबको जोड़ करके और बाकी जो 243 में घटता है वही हिस्सा ना मुकेश सहनी के हिस्से में बचेगी। अब चिराग पासवान का वो 5% पासवान का वोट है, इसको लेकर के एनडीए उनको 40 सीट दे देगी, तो मुकेश सहनी जी का 14% वोट है तो इनको 60 सीटें दे देगी। ऐसा मुझे लगता नहीं है। एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, वो लोग भी राजनीति को खूब समझते हैं। और मुकेश सहनी का क्या थी, अभी तो लोकसभा लड़े थे ना, 3 कैंडिडेट तो उतारे थे। ये 14% वोट कहाँ चला गया था जो ये तीनों कैंडिडेट थे। और एक बार जरा सा निकलवा करके देख लिया जाएगा कि इनके समाज के लोगों ने अपने ही कैंडिडेट को कितना वोट किया है। तो दावा करना, बोलना और इसको कहते हैं कि एक तरह से दबाव में ला करके कि ये वोट छिटक जाएगा, ये वोट जुट जाएगा, ये एक अलग पार्ट है। मुझे लगता है कि मुकेश सहनी जी का एग्जिट प्लान की ये पृष्ठभूमि आपको दिख रही है। अब उस एग्जिट प्लान में और आगे एनडीए क्या क्या इनको आश्वस्त करता है ये आप बेहतर बता सकते हैं, इसलिए कि चूंकि आपने कल इनके साथ बैठा होगा तो इनके मनोविज्ञान को भी आपने पढ़ी होगी और जो इनका अंदाज होगा उसको भी आप समझे होंगे। नहीं, देखिए, मुझे लगता है शिवपूजन झा जी भी लंबे समय से पत्रकारिता करते आ रहे हैं, श्याम किशोर चौबे जी भी हैं। इन नेताओं की बड़ी खूबी होती है, दिल की बात को कैसे अपने मुस्कान के जरिए छिपा लेते हैं, इसमें इनको पीएचडी हासिल होता है। और आप उनसे बहुत बात करते रहें, बातें उल्टी कर रहे होंगे और कल जाकर के क्या करेंगे ये किसी के समझ में नहीं आता। और नीतीश कुमार तो इसके परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। एक दिन पहले तक वो लोगों से बात करते रहते हैं और फिर अगले दिन बदल जाते हैं। तो मुकेश सहनी भी बिहार में ही राजनीति कर रहे हैं ना। वैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैंने उनसे बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत की, उसमें मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ा कि वो महागठबंधन छोड़ रहे हैं, ये मुझे दिखाई नहीं पड़ा। पर एक बात को लेकर के मेरे दिलो दिमाग में जरूर कंफ्यूजन है कि वो आरक्षण चाहते हैं तो महागठबंधन में कैसे मिलेगा, ये मेरी समझ में बात नहीं आई। दूसरी बड़ी बात कि वो 60 नहीं 30 सीट पर भी मानेंगे तो 30 सीट महागठबंधन दे देगा क्या, ये मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूं। और उससे आगे की भी बात करूं तो क्या उप मुख्यमंत्री बना देगा क्या? मुझे लगता है उप मुख्यमंत्री शायद बना दे, क्योंकि अति पिछड़े समाज से आते हैं और अति पिछड़ों को लेकर के जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं उसको देख करके कहा जा सकता है कि उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, उसकी संभावना है। लेकिन अभी भी तेजस्वी यादव ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया। तो ये चल क्या रहा है श्याम किशोर जी? क्योंकि मेरी जो बात समझ में आई उसमें यह लगा कि इनकी केमिस्ट्री तेजस्वी यादव से बहुत अच्छी है, काफी हिले मिले हुए हैं, बीजेपी पर ज्यादा नाराज थे। वो कह रहे थे बीजेपी अजगर है, गिल जाएगा। तो सवाल यह है कि बीजेपी अजगर है तो यही कह चुके हैं पहले भी कि तेजस्वी ने या आरजेडी ने मेरे पीठ में खंजर भोंका है। और ये कल मेरे साथ उन्होंने पॉडकास्ट में कहा है कि हमने किसी के साथ धोखा नहीं किया है, जो मेरे साथ धोखा किया तभी हमने रिएक्ट किया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि धोखा तो एक बार आरजेडी से भी खा चुके हैं, तो इस बार आरजेडी पे ज्यादा भरोसा करने के पीछे क्या वजह है? ये वजह है कि इनको लगता है 30 सीट 35 सीट 40 सीट आरजेडी दे सकती है इनको। देखिए, आपका जो पॉडकास्ट मैं सुन रहा था और आपने जो सवाल किया था कि 60 नहीं तो कितने में आप मानेंगे, आपका लिमिटेशन क्या है, इस सवाल का जवाब तो उन्होंने दिया नहीं ना। कि दिया? मेरे ख्याल से नहीं दिया। नहीं दिया मतलब ये बार्गेनिंग की स्थिति में है, बार्गेन कर रहे हैं। दूसरी बात जो आपने कहा कि भाजपा एनडीए और इंडिया का मामला, और कि अगर जाएंगे तो भाजपा हमको निगल जाएगी, तो पिछली बार तो भाजपा इनको निगल गई। इतना तो इनको एहसास है कि पिछली बार भाजपा इनको निगल गई, जो जीत के भी आए थे सबको भाजपा ने अपने में मिला लिया। और ये क्या कहिएगा कि ये वो किनारे खड़े चुपचाप देखते रह गए।
कम से कम इतना इनको भरोसा जरूर है कि महागठबंधन में ऐसा नहीं होगा, इंडिया ब्लॉक ऐसा नहीं करेगा। रही बात डिप्टी सीएम बनने की बात, तो डिप्टी सीएम तब बनेंगे ना जब इनके पास कुछ आएगा, रिजल्ट आने के बाद वो डिसाइड होगा। अभी कोई कैसे कह देगा? मान लीजिए कि लोकसभा चुनाव की तरह अगर ये शून्य पे आउट हो गए तो फिर कौन सा डिप्टी सीएम बनेंगे? काहे को कोई बनाएगा? फिर कोई पूछेगा, कोई इनको पूछेगा भी क्या? वो तो तब होगा जबकि इनके पास कुछ स्ट्रेंथ हो, पूरी स्ट्रेंथ ना हो, कुछ तो स्ट्रेंथ हो जिसके बगैर सरकार चलाना मुश्किल हो, सरकार गठन करना मुश्किल हो, तब कुछ बात आएगी। लेकिन पहले ही ये जितनी डींगे हाँक रहे हैं उससे लगता तो यही है कि ये बहुत इधर उधर उछल करेंगे। जैसा कि अभी डॉक्टर संजय बोल रहे थे कि एग्जिट प्लान है, तो जाएंगे कहाँ? निकल के कहाँ जाएंगे? ले दे के अब जो वहां तीसरा कोण बनने की स्थिति है बिहार में, हो सकता है उधर जगह मिल जाए। एनडीए के पास तो जगह है नहीं। एनडीए के पास तो अभी जो मेरी जानकारी है उसमें चिराग पासवान ही सिरदर्द बने हुए हैं। जो वहां चिराग पासवान की स्थिति है, मेरे ख्याल से मुकेश सहनी की स्थिति इंडिया ब्लॉक में है, वही लगभग वही। अभी उधर उनका भी कुछ नहीं फाइनल हुआ, इनका भी नहीं हुआ, और दोनों अपना अपना कहिए अपनी अपनी बाहें चढ़ाए हुए हैं। पर श्याम किशोर चौबे जी, चिराग तो एनडीए में ही बने रहेंगे, ये बात साफ दिखाई पड़ रहा है। मैं जल्दी शिवपूजन झा जी के पास आ रहा हूं, लेकिन मैं पहले अपने संवाददाता से बात कर लेता हूं। सुजीत, मुकेश सहनी नहीं थे कल पटना में, इसको लेकर के पटना में क्या चर्चा रही? यहां तो वो कई न्यूज चैनल से उन्होंने बात की, हमसे भी बात की, घंटे भर का हमने भी पॉडकास्ट किया, बहुत सारा सवाल पूछा, कहीं भी नहीं बोले कि वो एनडीए की तरफ जा रहे हैं। वो कह रहे थे कि बिल्कुल हम महागठबंधन में बने हुए हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है, तेजस्वी यादव को पहले से पता था, दोनों की बातचीत हो गई थी कि मुकेश सहनी नहीं रहेंगे पटना में। तेजस्वी यादव को उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया हुआ था, और जिस तरीके से वो कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि अगले उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो ऐसे में उनकी अनुपस्थिति क्या कहती है? लोग क्या कह रहे हैं वहां पर? देखिए पंकज जी, हो सकता है कि तेजस्वी यादव को उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया हुआ हो कि भाई मैं नहीं रहूंगा, लेकिन तेजस्वी यादव ने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार भी इस मुकेश सहनी के नाम का जिक्र नहीं किया, जहां तक मुझे याद है। और ना ही उन्होंने इस चीज को कहा कि मुकेश सहनी यहाँ पे हैं या नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, और कहीं गए हैं तो क्यों गए हैं। उन्होंने इस चीज का जिक्र नहीं किया। उन्होंने सबका कहा कि हमारे साथ फलाने हैं फलाने हैं फलाने हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, जब मैंने वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो वहां पे नुमाइंदगी कर रहे थे, बाल गोविंद बिंद, उनसे बात की कि भाई आप आए हैं, आपके पार्टी के सुप्रीमो नहीं है, तो उनकी राय कुछ और जुदा थी। उनका कहना था कि वो पर्सनल काम से बम्बई गए हुए हैं। भाई उनका पार्टी का अध्यक्ष, उनको ये भी नहीं पता है कि उनका सुप्रीमो कहाँ है। वो 1 to 1 में आप सुन सकते हैं। भाई वो कह रहे हैं कि मैं दिल्ली में हूँ, उनका पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है कि वो बम्बई गए हुए हैं, पर्सनल काम से गए हुए हैं। ये दूसरी बात। तीसरी बात, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, होने के पहले जब कृष्ण अल्लवरू पहुंचे, उसके अलावा राजेश राम पहुंचे, बाकी सारे लोग पहुंचे, जब हम लोगों ने महागठबंधन के तमाम नेताओं से ये जानने की कोशिश की कि भाई मुकेश सहनी 60 सीटें मांग रहे हैं और वो इसमें आज बैठक में नहीं है, वो सिरे से इस सवाल को काटते हुए चले जाते थे। कोई जवाब नहीं देना चाहता था। मुझे लगता है कि वो जवाब देने के बाद कहीं फंसने की कोई नौबत ना हो, इसको लेकर के सब बचना चाह रहे होंगे कि भाई मुंह से कुछ निकल ना जाए, फंस ना जाए। कोई कुछ नहीं, सारे सवालों का जवाब दे रहे थे। मुकेश सहनी के सवाल पर धीरे से कन्नी काट जा रहे थे। अब रही बात पटना में चर्चा क्या है, ये देखिए पंकज जी, अगर कोई गठबंधन छोड़ता है या किसी में जाता है तो बोल के जाता है क्या कि मैं फलाने को छोड़ रहा हूँ, वो फलाने में जाऊंगा? वो तो कतई नहीं होता है। आपने अभी जिक्र किया नीतीश जी का, बिल्कुल सही बात है। बॉडी लैंग्वेज तो ऐसे रहता है जैसे लगता है कि हम साया है, हम नवा है, एकदम साथ में रहेंगे। जो जानकारी मेरे पास आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, लेटेस्ट जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग इनका एग्जिट प्लान तय हो चुका है मुकेश सहनी का। और पटना की जहां तक बात है, तो मैं आपको ये भी बता दूं, पटना में जो चर्चा है वो यही है कि मुकेश सहनी अब एक औपचारिकता भर है, वो कब अब अपनी नाव को एनडीए के किनारे लगा देंगे, अब इस केवल ये एक औपचारिकता भर रुकी हुई है। महागठबंधन में मैंने आज कई दलों के नेताओं को इस मुद्दे पर टटोलने की कोशिश की। मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि भाई मुकेश सहनी को लेकर के आप लोग का क्या कहना है, आप लोग क्या सोच रहे हैं।
पार्टी क्या सोच रही है, महागठबंधन क्या सोच रहा है। मुझे किसी ने कोई संतुष्टिजनक जवाब किसी ने नहीं दिया। मुझसे ये कहा गया कि भाई थोड़ा सा वेट कर लीजिए। नहीं, चलिए क्यों वेट चलिए, करना? आप वेट करिए। पर सुजीत, मैं आपको करेक्ट कर दूं, मुकेश सहनी आज मुंबई जा रहे हैं, ये मेरी बात कल हुई थी, तो शायद अपने लोगों को उन्होंने बताया होगा कि मैं मुंबई जा रहा हूं। कल दिल्ली में थे, आज दिल्ली में है, शाम को मुंबई में होंगे। ये सच्चाई है। पर शिवपूजन झा जी, एक बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आती है। कल पूरे पॉडकास्ट के दरमियान एक बात मैं समझ पाया, लेकिन दूसरी बात मैं समझ नहीं पाया। पहली बात यह समझ पाया कि उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तो उनको चाहिए, पहली प्राथमिकता यह है। क्योंकि देखिए, शेड्यूल कास्ट में निषाद का इंक्लूजन बिना केंद्र सरकार की मदद का संभव नहीं है, ये वो भी समझते हैं। तो उसके लिए माहौल बनाएंगे, लड़ेंगे, और जब तक मुद्दा गर्म रहेगा राजनीति बहुत अच्छी चलती रहेगी, मुद्दा बरकरार रहना चाहिए। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि उसके बाद क्या प्रायोरिटी है, तो वो प्रायोरिटी में है कहने के लिए, पर एक्चुअली उनकी प्रायोरिटी में है उप मुख्यमंत्री की कुर्सी, कि उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तो चाहिए, ये बात मैं समझ गया। और वो गर्व से कहते भी हैं कि भाई अति पिछड़े का बेटा उप मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो कौन बनेगा, और क्यों नहीं बनना चाहिए, और बनना भी चाहिए। मैंने भी कहा आपको शुभकामनाएं दे देता हूं पहले। पर मुझे अभी भी बात समझ में नहीं आ रही है कि 60 से कितने कम पे वो मानेंगे, 60 से कम क्या होता है, और आरजेडी से उनकी बात क्या कितने पे बनेगी। क्योंकि एक तरफ उनके मन में जब एनडीए से बात करते हैं तो उनको लगता है चिराग से मेरा वोट परसेंटेज ज्यादा है, तो उससे चिराग से कम सीट हमको क्यों चाहिए। अभी उनको लग रहा है कि कांग्रेस से मेरा मत प्रतिशत ज्यादा है, तो कांग्रेस से हमको सीट कम क्यों चाहिए। तो वो खुल करके नहीं बोलते, लेकिन उनके मन को पढ़ा जा सकता है कि भाई आप मेरा मत प्रतिशत देखिए और लोगों का मत प्रतिशत देखिए, और उससे कम हमें सीट क्यों मिलना चाहिए। तो मैं यही नहीं समझ पाता हूं शिवपूजन झा जी, और यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या 60 से कम में वो कितने पे मानेंगे, 25 पे मानेंगे, 30 पे मानेंगे। आरजेडी तो कहती है, जब कई नेताओं से मैं बात करता हूं वो तो कहते हैं 10 12 बहुत हो गया, 15 बहुत हो गया। बिल्कुल पंकज जी, जितनी सीटें मिल जाएगी उतने पे ही ये मान लेंगे। देखिए हुआ क्या है, ये कोशिश कर रहे हैं कि बिना के तार को जहां तक हो सके वहां तक टाइट करो, टूटने के कगार पे वो पहुंच चुका है। तभी ना आपके संवाददाता क्या बता रहे हैं कि एक बार इनका मीटिंग में जिक्र तक नहीं हुआ। मीडिया में भले ये सुर्खियां बनी हुई है कि वो नदारद थी। आखिर जो है, जो भी आपका इलेक्शन की सामग्री है उसका परचेस तो बाद में भी हो सकता है ना। अभी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो आपका सीट बंटवारा है। दूसरी अहम बात जो है, जो अहम जानकारी निकल करके सामने आई है कि इस बार महागठबंधन ने प्लान किया है कि भाई एक साथ कैंडिडेट्स की भी घोषणा करेंगे। वो एक साथ, यानी कि अगर वीआईपी अपने कैंडिडेट उतार रहा है तो वहां पर कहीं ना कहीं राजद की भी सहमति हो। ऐसा नहीं कि आप किसी भी कैंडिडेट को उतार देंगे। थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हो रही थी तो उसके अंदर से ये बातें निकल करके सामने आई है कि मतलब कैंडिडेट का वेरिएबिलिटी फैक्टर वो देखा जाएगा इस बार। ये एक मुझे लग रहा है कि शायद एक नई चीज हुई है महागठबंधन में फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन देखिए, मुकेश सहनी का दिल्ली जाना जाहिर तौर पर इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी असहज हैं। असहज किस बात को लेकर के हैं कि उनकी जो ये मांग है, जो मतलब बहुत बड़ा मुंह उन्होंने खोल दिया है, उप मुख्यमंत्री और तकरीबन 60 सीटें, तो इतना बड़ा एकोमोडेशन तो संभव ना तो एनडीए में है ना तो उनका महागठबंधन में है। अब ये ऑप्शंस देख रहे हैं कि इनके पास ऑप्शंस क्या है। शुरुआती दौर से ही मैंने कहा था कि बीजेपी इनके प्रति हर वक्त नरम रुख रखे हुए है। बीजेपी एक तरीके से ये उम्मीद समझे हुए कि शायद उस खेमे से निकल करके इस खेमे में आएंगे। अच्छा, क्या हुआ था मुकेश सहनी जी का पिछले चुनाव में, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके आए थे, कितनी सीटें दे दी थी बीजेपी ने इनको? 11 कहने की, लेकिन उसमें से क्या हुआ था, मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स थे वो तो बीजेपी के ही कैंडिडेट्स थे, भले ही वो मुकेश सहनी के पार्टी सिंबल पर वो लड़े हों। देखिए, इस बार स्थिति ऐसी हो रही है कि मुकेश सहनी को जितनी भी पोस्टरिंग करनी है कर ले वो, लेकिन सच्चाई है जो कि हमारे मित्र डॉक्टर संजय जी ने बहुत बखूबी उसको रखा है कि भाई लोकसभा चुनाव के परिणाम आप उठा करके देख लीजिए कि आप कितना वोट स्विंग कराने, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और यही बात भाजपा को भी पता है, यही बात बखूबी तेजस्वी यादव को पता है। तभी आप गौर करते होंगे ना कि जितने भी ये पोस्ट होते हैं मुकेश सहनी सटने जाते हैं तेजस्वी यादव को,
तेजस्वी यादव खुद अपने साथ बना करके रख रहे हैं कि अगर कुछ सर्टेन परसेंटेज वो स्विंग करा सकते हैं तो वेल एंड गुड, एड ऑन इज ऑलवेज गुड। लेकिन मुझे लग रहा है कि देखिए, बार्गेनिंग टेबल पर जितनी हार्ड बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं या एक सेम्बलेंस देने की कोशिश कर रहे हैं मुकेश सहनी कि 28% हम स्विंग करा लेंगे, 28% का लॉस, ये सब होना कुछ भी नहीं है। बहुत मिगर अमाउंट का इनको सीट मिलना है, चाहे एनडीए में आए। एनडीए में तो और कम है, मुझे लगता है कि इनको सीटें मिलेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिमाग में एक डर और सता रहा है, वो है कि कौन सा जो है घटक दल उसमें विनेबिलिटी फैक्टर ज्यादा है। तो थोड़े से मुझे लग रहा है कि कैच 22 सिचुएशन में से गुजर रहे हैं अभी मुकेश सहनी। चलिए, पर मैं आपको ये बता सकता हूं कि वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं उसमें ऐसा कहीं नहीं दिखता है कि वो एनडीए में जा रहे हैं डॉक्टर संजय। अब हो सकता है पत्रकारों के साथ भी खेल खेल रहे हों, लेकिन उनकी बातों में कहीं दिखता नहीं है और वो बड़े कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, हम लोग ठीक से चुनाव लड़ेंगे तो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। ये उनके दिलो दिमाग में बैठ चुका है। तो अब सवाल सिर्फ वही है कि भाई कितनी सीट पर और उप मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे। एक तो कांग्रेस का बनेगा और एक ये बनेंगे, ये संभावना है। वैसे कांग्रेस पहले कह चुकी है 2 उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, एक अगड़ी जाति से और एक मुस्लिम समाज से। तो फिर अति पिछड़ा कहां पे आएगा। डॉक्टर संजय याद होगा कांग्रेस के एक नेता ये मांग कर चुके हैं। ऐसे में इनका ये इस बात को लेकर के कॉन्फिडेंट होना कि मैं उप मुख्यमंत्री बन रहा हूं और इस बार तेजस्वी की सरकार बन रही है। हमने पूछा भी कि क्या यादव के साथ अति पिछड़ा समाज जाने में सहज होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स तो इसी पर चली है। तो उनका कहना था बिल्कुल होगा। नीतीश को लेकर के लोगों के दिलो दिमाग में बैठ चुका है कि नीतीश अब उतने एक्टिव नहीं है, नीतीश अचेत है, अब उनको रेस्ट करना चाहिए। देखिए, फिर मैं उसी चीज को दोहरा रहा हूं कि जो राजनीति में जो लोग बोलते हैं ऐसा अगर वो करे तब तो फिर आदर्श स्थिति हो जाएगी। वो तो फिर रोल मॉडल हो जाएंगे कि भाई देखिए जो ये बोलते हैं बस वही इनका आचरण है। वर्चुअली राजनीति में जस्ट उल्टा लोग करते हैं। जैसे कहा जाता है ना मीडिया में भी कि जो आप देखते हैं वो खबर नहीं है, खबर कुछ और होती है, दिखाया कुछ और जाता है। मुकेश सहनी जी बिल्कुल मैं सहमत हूं कि करीब करीब एग्जिट प्लान का मन बना चुके हैं। अगर एग्जिट प्लान का मन नहीं बनाते तो कल वो महागठबंधन की बैठक में होते। लेकिन एक डर उनको लगता है कि अगर हम कहीं बात खुल गई तो फिर हम बार्गेन नहीं कर पाएंगे। अभी बात तो चल ही रही होगी ना, उधर से कुछ ऑफर आया होगा, इन्होंने भी कुछ अपनी शर्तें रखी होंगी, कुछ चल रहा होगा, कुछ आगे कुछ पीछे की बातें चल रही होगी। लग रहा होगा कि अगर हम अभी तुरंत कुछ बात ऐसी बोल देते हैं तो फिर हमको उसका लाभ हम नहीं ले पाएंगे, इस वजह से ये चुप। अदरवाइज रह गई बात कि डिप्टी सीएम या सीट या ये जो भी बातें हैं, डिप्टी सीएम कम बनता है। वो ठीक आप बोल रहे हैं, वो कांग्रेस के ही प्रभारी थे, शाहनवाज आलम या क्या उनका नाम था, वही कहे थे कि एक पिछड़ा और एक अगड़ा और एक मुस्लिम समाज का 2 डिप्टी सीएम होगा अगर गठबंधन की सरकार बनती है। कहने से राजनीति में कुछ चीजें होती नहीं। और बीजेपी भी और एनडीए भी मुकेश सहनी जी के प्रति अगर थोड़ा सॉफ्ट नहीं होता तो वो लोग भी इनको भाव नहीं देते। नीतीश कुमार इनके अभिभावक हैं, मोदी जी में इनको भगवान दिखते हैं। कल तो मैं एक चैनल पर देख रहा था कि वो बोल रहे थे कि अगर मोदी जी कह दे तो मैं अपना प्राण तक दे दूंगा। भाई इतने बड़े भक्त, एक हनुमान तो घूम ही रहे हैं चिराग पासवान, और एक दूसरे हनुमान फिर अपनी भक्ति दिखा रहे हैं। तो मुकेश सहनी जी हम समझते हैं कि करीब करीब एनडीए के किनारे दिख रहे हैं, एनडीए के नजदीक दिख रहे हैं। इनकी नाव को मैं कह रहा हूं कि किनारे दिख रही है और ये करीब दिख रहे हैं। गठबंधन में ये तब तक बोलते रहेंगे जब तक कि एनडीए से ठीक है, हम ये मान लेते हैं गठबंधन में ये बोलते रहेंगे तब तक। पर बड़ा सवाल ये है श्याम किशोर चौबे जी की एक और पार्टी आई है जो अति पिछड़े की श्रेणी में आती है और वो भी एससी समाज में आना चाहती है और उसकी भी नजदीकी महागठबंधन से दिखाई पड़ रही है। तो श्याम किशोर चौबे जी, ये पान पार्टी जो इन दिनों चर्चा में है, क्या वो महागठबंधन में आएगी और ये इधर उधर गए तो शायद आरजेडी
पान पार्टी से इनको कंपनसेट कर ले, इसकी संभावना दिखाई पड़ती है क्या आपको? ले दे के इक्वेशन तो फिर यही बनेगा ना, इसके बाद तो और कोई चारा रहेगा नहीं। अगर ये शिफ्ट कर जाते हैं एनडीए की ओर, तब उनके पास और कोई चारा बचता नहीं है। लेकिन अगर नहीं शिफ्ट करते हैं, स्थितियां अभी क्लियर नहीं है, इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे, अभी दोनों के बीच में कहीं एक तरह से खड़े होकर बार्गेन कर रहे हैं, एक जगह छुप छुप के कर रहे हैं, एक जगह खुलेआम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पान पार्टी का भी भविष्य बनता है महागठबंधन के साथ। लेकिन पान पार्टी में वो एग्रेसिवनेस नहीं है जो इनके पास। ये कुछ ज्यादा ही अपने आप को पोज कर रहे हैं और कुछ ज्यादा ही दिखा रहे हैं। खास करके ये कि पहले ही अभी चुनाव हुआ नहीं, अभी गठबंधन हुआ नहीं, अभी सीटें बटी नहीं कि मैं डिप्टी सीएम बन जाऊंगा। ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना, कौन इनको बनाएगा? क्या एनडीए की ओर जाएंगे तो इनको डिप्टी सीएम बना देंगे क्या? नीतीश कुमार या मोदी कोई बना देंगे? हमको तो नहीं लगता है। आखिर किस खासियत में बनाएंगे? तो अभी है, बार्गेनिंग का कर रहे हैं और अभी टाइम है, थोड़ा टाइम है, अब तो बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा टाइम है। जहां रोटी चलिए ठीक है, टाइम है, लेकिन मैं ये जान लेना चाहता हूं, शायद हमारे संवाददाता ये बता सके कि मुकेश सहनी को महागठबंधन कितना देने की बात करती है, सीट कितना देगी? देखिए पंकज जी, ये लाख टके का सवाल है कि महागठबंधन कितनी सीटें देंगी। ये भले चाहे जितना भी वो कर ले, लेकिन जो मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार मुकेश सहनी को हार्डली 10 से 11 सीट मिलने वाला है, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है। शिवपूजन जी, आप सहमत हैं क्या? महागठबंधन भी 10, 12, 15 से ज्यादा सीटें नहीं देगी? संभव ही नहीं है। महागठबंधन के पास है कहाँ। आप देखिए कि कांग्रेस बहुत कोशिश कर रही है। अब तो सुन रहा हूँ कि राहुल गांधी भी बिहार में पदयात्रा पर निकलेंगे, तो कांग्रेस की कवायद है कि मैक्सिमम सीटें मिले। लेफ्ट का परफॉर्मेंस इतना बढ़िया रहा था पिछली बार, वो भी ज्यादा सीटें चाह रही है। इसमें मुकेश सहनी जो है एनडीए का खेमा छोड़ करके इनके पाले में आए हैं, बार्गेनिंग भले ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि चाहे वो महागठबंधन के पाले में रहे या एनडीए के पाले में, उनको सीटें अगर मिलेंगी तो इतना भी अगर उनको मिल जाती है तो इनको संतुष्ट होना चाहिए। अति महत्वाकांक्षा कहीं इनको त्रिशंकु बना करके ना छोड़ दे। बस 2 शब्द का जवाब डॉक्टर संजय, आपको भी लगता है इतनी ही देंगी दोनों महागठबंधन हो या एनडीए? विधानसभा की सीटों की संख्या तो बिहार में 243 ही है ना, और 243 में ही दोनों गठबंधन को एकोमोडेट करना है। मुकेश सहनी कौन ऐसी चीज है जिनको एकोमोडेट करने के लिए नहीं? चलिए आप जो भी कह लें, लेकिन मुकेश सहनी ऐसा मानते हैं कि 20 सीट हमको एनडीए भी दे देगा, पर हम एनडीए में नहीं जाएंगे, हम तेजस्वी यादव के साथ बने रहेंगे, तेजस्वी यादव को मजबूत करेंगे। और मुकेश सहनी की बातों से लगता है कि 60 नहीं तो कम से कम हमको कांग्रेस से ज्यादा कम नहीं मिलना चाहिए। उनकी बातों से लगता है, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कहा नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि 60 मांग रहे हैं तो मिलेगा कितना? पर एक बात जरूर मुकेश सहनी को कंफर्म है, वो है उप मुख्यमंत्री का पद। उनकी बातों से, उनके बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता है कि महागठबंधन उनको उप मुख्यमंत्री का पद देगा। अब बड़ा सवाल यह है कि जिस बात को मुकेश सहनी सच मान चुके हैं, क्या वो वाकई में होगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आप पास्ट का भी रिकॉर्ड देखें तो यही चीज मांग रहे थे ना, 25 सीट और उप मुख्यमंत्री का पद। और अंत में हुआ क्या? जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगा तो तेजस्वी के मुंह से कुछ नहीं निकला और इनको बाहर निकलना पड़ा और इन्हें कहना पड़ा कि उनके पीठ में खंजर भोंका गया है। तो आखिरकार इस बार क्या तेजस्वी जो ये मांग कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे? ये गंभीर सवाल है। शिवपूजन झा जी, डॉक्टर संजय कुमार, श्याम किशोर चौबे जी, सुजीत कुमार, बिहार की बात में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।